Oh shit. चलो सॉरी। अभी आपको मेरी वॉइस आ रही है? अभी वॉइस क्लियर है? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे आवाज के साथ साथ आपको आजू बाजू की आवाज तो नहीं आ रही ना? ठोकाई पटाई की, पंखे वंखे की, कपड़े वपड़े धुलने की, ऐसी कोई आवाज तो नहीं आ रही ना मेरे अलावा? चलो, तो पहले मैं आपका 2 मिनट लूंगा प्रीलिम्स के लिए, जो हम लोग का टारगेट चल रहा है मेंटरशिप का। आज का आपका जो टारगेट दिया गया है बेटा, यहां से टारगेट आपका आपका आज का टारगेट यूनिट 3 और यूनिट 5 से। यूनिट 3 में पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां, झील, संविधान की प्रस्तावना, नागरिक के मौलिक अधिकार, कुछ ऐसे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ आपके लिए नोट्स भी शेयर किए हैं, जो यूनिट 3 के नोट्स भी हैं और यूनिट 5 के नोट्स भी हैं। हालांकि यूनिट 3 के जो नोट्स अभी 90% है, वो 10% रह गया है। मैं उसको कुछ दिन में एडजस्ट करके आपको दे दूंगा। इवन लास्ट के कुछ पेज आप प्रिंट आउट छोड़ देना अभी, क्योंकि लास्ट के पेज प्रॉपर टाइप नहीं है। जो आपको लास्ट के पेज मैंने भेजे है ना, उसमें प्रॉपर टाइपिंग नहीं है उसमें। तो आप यहाँ से ले सकते यूनिट 3, और यूनिट 5 के भी मैंने हाथ से लिखे हुए नोट्स भेजे हैं, उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। सारी पीडीएफ लिख चुकी है, आपको भेज दूंगा। प्रिंट भी हो जाएगा, टाइप भी करवा दूंगा। अभी इसको आपको पढ़ने के लिए भेज दूंगा मैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे एक चीज दिक्कत है। यूनिट 3 क्या है, यूनिट 3 में जो मैंने टॉपिक दिए हैं, यहाँ पे कुछ आपको अलग अलग ऊपर नीचे टॉपिक दिख रहे हैं, ठीक है ना, कि जलवायु यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रहा है, कोई अगला टॉपिक अलग आ रहा है। लेकिन आपको एक चीज पता होगा कि आने वाले 10 दिन तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, लगभग 7 से 8 दिन तक, 9 दिन तक यूनिट 3 और यूनिट 5 चलने वाला है आपका। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है यदि आप टॉपिक वाइज ही कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो आपके यूनिट 3 के नोट से टॉपिक वाइज है, बट ऊपर नीचे सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लगे हुए वो, मतलब जैसा इस क्रम में दिया गया ना, इस क्रम में नहीं है। तो आप अपना ये टारगेट रख लो कि 6 से 7 दिन में 2 से 3 घंटे देना है और हमें उसको कवर करना है बस। और यूनिट 3 के लिए आपको उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। यदि आप चाहो तो साथ में आप लूसेंट पढ़ सकते हो। क्यों नहीं पढ़ना आपको अलग से कुछ? क्योंकि आप मेंस की क्लास तो कर ही रहे हैं, भूगोल की कर रहे कि नहीं? लेकिन प्रीलिम्स में चाहिए भर के फैक्ट, और फैक्ट मैंने वहां पे बहुत अच्छे से दे दिए आपको। तो यूनिट 3 के लिए बेफिक्र रहो, आपके लिए कुछ नहीं पढ़ना। जो नोट्स मैंने आपको शेयर किए उसी को पढ़ना है, उसमें अधिकांश चीजें आपको याद करने वाली है। तो आप आराम से उसको 10 दिन में 2-2 घंटे देके याद कर सकते हैं। लगभग अभी 90 पेज हुए हैं या 101 पेज है। आने वाले समय में उसमें 30-40 पेज और उठ जाएंगे, तो 150 पेज का टोटल आपकी पीडीएफ बन जाएगी। उसका आप लोग प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ऐसी पॉलिटी का मैंने आपको बताया कि पॉलिटी को आपको इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी में 2 पार्ट्स आपके, इंडियन पॉलिटी और एमपी पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के कुछ पार्ट मैंने आपको शेयर कर दिया है, कुछ पार्ट मैं आपको आज शाम तक या कल शाम तक शेयर कर दूंगा। तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आप चाहो तो बस लूसेंट की हेल्प ले सकते हो। साथ ही साथ एमपी पॉलिटी का इसमें भाग आएगा, उसके भी हाथ से लिखे नोट्स बहुत अच्छी बन रखे मेरे पास। मैं उसको बहुत गंदी राइटिंग में बनाया अभी, उसको अच्छी राइटिंग में कन्वर्ट करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, जिससे आपको कहीं से नहीं पढ़ना पड़े ना। फिर आपको परीक्षा दान देखना है यूनिट 3 के लिए, ना कुछ देखना। लूसेंट प्लस मेरे नोट्स, इतना आपके लिए सफिशियंट है। तो ये समझो पिछली यूनिट में आपको थोड़ा दिक्कत आया था कि नोट्स नहीं दे पाए थे, कुछ नहीं हो पाया था, बट इन 2 यूनिट में आपको दिक्कत नहीं आने वाला है, और आने वाले समय में भी आपको दिक्कत नहीं आएगा नोट्स का। तो क्लियर कि नोट्स कैसे मिलना है, पढ़ना कहाँ से, क्या करना है आपको, ठीक है ना। अब रहा टेस्ट का, आप लोग को डेली टेस्ट नहीं दे पा रहे अभी। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि आप लोग को डेली टेस्ट देते हैं, क्वेश्चन छांटते आप लोग लगाते हो, आपका मोरल डाउन हो रहा है अभी। अभी आप लोग टेस्ट की वैल्यू करना नहीं समझे होगी। टेस्ट की मेन वैल्यू क्या थी कि बस सीखना है कैसे प्रश्न आ रहे हैं। आप लोग का मोरल डाउन हो रहा है, इसलिए आपको कुछ पीडीएफ शेयर करूंगा टेस्ट की मैं, वीक में 1-2 बार, जिसको आपको लगाना है। जैसे पिछले टाइम मैंने शेयर किया था, वैसे इस बार भी शेयर कर दूंगा। देन कुछ टाइम बाद आपको ऐप पर कंपल्सरी टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात से भी आप लोग बेफिक्र रहो। चलो, तो आपका प्रीलिम्स का डाउट खत्म। आज आपका जो प्रीलिम्स का नया टारगेट शुरू हो रहा है आज का, आपका आज से वो डाउट खत्म हो गया। कोई डाउट तो नहीं है उसमें? आगे बढ़ते हम लोग। चलो,
अब आते हैं अपने मेंस की क्लास पे। आज जो मेंस की क्लास का हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो मेंस की क्लास का हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विज्ञान, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा 1 से 2 दिन में हिमालय पर्वत निपट जाए, क्योंकि बहुत बड़ा हिमालय पर्वत है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का हर साल आता है। इस बार भी मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न आएगा, साथ ही साथ यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान सा है, बहुत सरल सा है, सब लोग अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कमी है, जितने नंबर हमारे आते हैं उतने ही आपके आते हैं। कहने का मतलब कोई कहीं से पढ़े, सबके नंबर एक से आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कुछ नोट्स मार्केट में है, कुछ नोट्स कोचिंग सेंटर्स के, सब उसी को पढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा या अच्छा लेके कोई नहीं आ पाता है, भाषा शैली अच्छे लेके नहीं आ पाता, या प्रेजेंटेशन से अच्छा लेके नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे आपको वही चीज प्रयास किया जाएगा कि आज आपको सबसे अलग लेके चला जाए और बहुत अच्छे से आपको कंटेंट दिया जाए, समझाया जाए और कॉन्सेप्ट से जोड़ा जाए, ठीक है ना। तो गुड लक सभी के लिए। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। इसमें से कुछ टॉपिक रह गया था, आपको ज्यादा नहीं, आपको 3 पेज छोड़ने हैं, 3 से 4 पेज। आपको इस टॉपिक के बाद 3 पेज छोड़ देने हैं और आगे बढ़ना है। इस टॉपिक के बाद आपको 3 पेज छोड़ने हैं और हेडिंग डालनी है भारत के भू आकृति विज्ञान। हेडिंग डालनी है आपको भारत की भू आकृति विज्ञान। किसी ने बोला कि मैं प्रीलिम्स नहीं दे रही हूँ इस बार, तो बेटा यदि आपने एग्जाम फॉर्म डाला है तो आप दे सकते हैं। अगर फॉर्म नहीं डाला है तो इस बार का अब तो कहना ही नहीं है, फॉर्म तो निकल ही गया अब तो, बराबर ना। बट कोई दिक्कत नहीं, आप मेंस की तैयारी करो, प्रीलिम्स का जितना हो सके उतना फॉलो करो, मेंस की तैयारी कंटिन्यू करो और प्रीलिम्स का जितना हो सके ना उतना फॉलो करो आप लोग, ठीक है ना। चलो, नहीं डाले, अब नहीं डाले तो अब क्या कर सकते उसमें, है कि नहीं। शुरुआत करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की। लिखेंगे भारत का भू आकृतिक विज्ञान, सॉरी, भारत का भू आकृति विज्ञान। यहाँ पे पहले आपको कुछ कहानी सुननी है और समझना है बस। आपने हेडिंग डाली होगी, हेडिंग डाल के छोड़ दो, बस कुछ कहानी सुनना है, कुछ समझना है। आपको याद होगा, आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आवाज में? चलो, आपको याद होगा जो पिछले दिन हम लोगों ने क्लासेस ली थी, वहां पे भारत की भूगर्भिक विशेषताएं पढ़ी थी। भारत की भूगर्भिक विशेषताएं पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ी थी कि नहीं? और जब भूगर्भिक विशेषताएं पढ़ी थी तो हमने देखा था कि भारत का आंतरिक भाग या भारत का चट्टानी तंत्र या शैल तंत्र अलग अलग कालखंड में निर्मित होता है, अलग 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 तरीके से बनता है। वहां पे अलग अलग प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, वहां पे अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमने पूरा भारत का डिवाइड किया था। वही चीज हम प्रॉपर पढ़ने वाले भू आकृति विज्ञान में, कि भारत को अध्ययन के दृष्टिकोण से, क्या भारत को सबसे पहले अध्ययन के दृष्टिकोण से। अब अध्ययन के दृष्टिकोण से कैसे? निर्माण काल, कि किस समय में उसका निर्माण हुआ है, किस समय में उसका निर्माण हुआ है, इसको लेकर निर्माण के घटक कौन कौन से हैं, किन घटकों से मिलकर निर्माण हुआ है, घटक, काल, कौन कौन सी प्रक्रियाएं लगी उसमें निर्माण होने में, कौन कौन सी प्रक्रियाएं लगी। ऐसे विभिन्न अध्ययनों के लिए, ऐसे विभिन्न अध्ययनों के लिए या ऐसे विभिन्न दृष्टिकोणों से हम भारत को कई भागों में डिवाइड करते हैं, और इसी डिवाइड करने को हम लोग क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान कहते हैं। आप देखेंगे, आपने कभी एनसीईआरटी पढ़ी होगी या कोई बुक पढ़ी होगी, आप देखेंगे कि भारत को हम लोग कई भागों में डिवाइड करते हैं। भारत को हम लोग कई भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि
आप देखते हैं कि आपको उत्तर भारत में आपको पर्वतीय क्षेत्र पूरा दिखाई देता है। आपको उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में क्या, पूरा पर्वतीय क्षेत्र आपको दिखाई देता है। ऐसे ही आप देखेंगे आपको इस क्षेत्र में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान दिखाई देगा। आप इस क्षेत्र में आएंगे, यहाँ पे आपको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान दिखाई देगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना है। अब हो सके तो आप इस मैप को साथ साथ बना लेना, क्योंकि अभी बहुत कुछ मैप बना रहा हूँ, बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। यदि आपके साथ में पेन कॉपी चलेंगे तो आपको बातें बहुत जल्दी माइंड में जाएंगी। हम आपको लिखवा अलग से देंगे, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ समझ लो, लिखवा अलग से देंगे हम लोग, ठीक है ना। साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत के इस क्षेत्र को करके रेखा के दक्षिण में जाएंगे हम लोग, तो दक्षिण वाले क्षेत्र को इसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको इस क्षेत्र में दिख रहा है, ये आपका तटीय मैदान है। ये आपको क्या है? यहाँ पे आपको तटीय मैदान दिख रहे हैं या तटीय प्रदेश आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या? तटीय मैदान, जो कि समुद्र तट से संलगित है, जो कि आपके समुद्र तट से संलगित है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे इस क्षेत्र में आपको थार का मरुस्थल या रेगिस्तान मिलेगा। थार का मरुस्थल या रेगिस्तान आपको मिलेगा। थार का मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि अभी आपको भारत में कुछ द्वीपीय प्रदेश भी दिखेंगे। आपको भारत में इस साइड अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे आपको लक्षद्वीप जैसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको लक्षद्वीप, जिसको लक्षद्वीप भी कहते हैं, लक्षद्वीप जैसे क्षेत्र देखने को आपको मिलेंगे। हम देखते हैं कि भारत को विभिन्न भूगर्भिक खंडों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? क्योंकि इनके निर्माण की प्रवृत्ति अलग है, इनकी संरचना भी अलग है, इनका कालखंड भी अलग है, इनकी बनने की प्रवृत्ति भी अलग है, बनने की शैली भी अलग है, ठीक है ना। अब आप बाद में यदि और जाए तो जनसंख्या घनत्व भी अलग होता है, जनसंख्या भूगोल भी अलग होता है, यहाँ की अर्थव्यवस्था भी अलग होती है, यहाँ की समाज भी अलग होती है। अब देखो लास्ट के जो पॉइंट मैंने बोले कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की समाज, यहाँ की जनसंख्या, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे आप देखते हैं कि गंगा के मैदानी इलाकों में अधिक जनसंख्या प्रवास करती है, लेकिन आप देखेंगे उत्तर भारत जो और उत्तर पर्वतीय में आपके पहाड़ है, वहां पे कम जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। अब आपको शुरुआत में मैंने बोला था कि आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोग नंबर अच्छे लेके आए। तो सब लोग इसको पढ़ते हैं, सभी लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन नंबर सबके बराबर होते हैं। कोई मुझसे पढ़ रहा है, कोई किसी और से पढ़ रहा है, कोई किसी बुक से पढ़ रहा है, नंबर क्यों अलग नहीं होते सबके बराबर? क्यों? सबका सोर्स एक होता है, सबका तरीका एक होता है, कॉन्सेप्ट किसी के अच्छे नहीं होते। बट आज हो सकता, देखो मेरे भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन आज हो सकता कि मैं आपको बहुत अच्छा देने का प्रयास करूं, ठीक है ना। बस आपकी जिम्मेदारी सिर्फ समझने की। इतना आपने बनाया, आपको समझ में आया? इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हम लोग देखेंगे उत्तर के पर्वतीय मैदान को, जो पर्वतीय पहाड़ है आपका, इसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। उत्तर से दक्षिण में डिवाइड करते हैं, पूर्व से पश्चिम में डिवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपका जो मैदान गंगा का है, उत्तर से दक्षिण की तरफ अलग डिवाइड करते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ अलग डिवाइड करते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसी तरीके से होता है, सॉरी प्रायद्वीपीय पठार भी कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे आपको मेघालय का, यदि आप यहाँ पे जाओ ना, तो यहाँ पे आपको
इसी पठार का एक भाग मिलेगा मेघालय और शिलोंग का पठार। यदि आप इसी में इस क्षेत्र में जाओ ना तो इसी प्रायद्वीपीय भाग का प्रायद्वीपीय पठार के भाग में वो मेघालय शिलोंग पठार, ठीक है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि मालदा गैप के माध्यम से अलग है, जो कि मालदा गैप के माध्यम से अलग है। तो आप देखेंगे इसके भी बहुत सारे भाग होते हैं। साथ ही साथ आप तटीय मैदान पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे अलग नाम मिलेगा, यहाँ पे अलग नाम मिलेगा, यहाँ पे अलग नाम मिलेगा, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। इस तरीके से आप इसको भी देखिए, अलग अलग नाम अलग अलग क्षेत्रों के मिलेंगे आपको, ठीक है ना। मैं मैप को ज्यादा गंदा नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग को डाउट आएगा। इतना मैप आप लोग बना लीजिएगा, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लिखना है सर, हाँ ये मैप आपको बनाना है, ये मैप आपको बनाना है संजना जी, ये मैप आपको बनाना है। बना लिया आपने? चलो आगे बढ़ते हम लोग, मैप बना लो फिर आगे बढ़ते हम लोग। डन, चलो अभी आप देखेंगे सबसे पहले उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान। हम सबसे पहले जो बात करते हैं इस पूरे भूभाग में उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान की बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आएगा, अभी आपने मुख्य हेडिंग डाल दी थी, अब आप छोड़ देना, यदि आपको लगे मैप बनाना है बनाना, नहीं तो आपको समय के साथ बनाने के लिए दिया जाएगा। बट मेरे हिसाब से मैं कहूंगा आप साथ साथ मैप बना लो और सुनते चलो। सबसे पहले हम जो देखेंगे उत्तर भारत के पर्वत, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उत्तर भारत के पर्वत। जो उत्तर भारत में आपके पर्वत पाए जाते हैं, सबसे पहले हम उनकी चर्चा करेंगे कि उनको कैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको पता है हमारे उत्तर भारत में एक दीवार खड़ी हुई है जिसको हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उस हिमालय पर्वत को भी हम लोग कई भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे आपने पास्ट कभी पढ़ा होगा, कभी भी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे आप देखते हैं पामीर ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ पे क्या आपकी पामीर ग्रंथि पाई जाती है, और पामीर ग्रंथि से आप देखते हो तो यहाँ पे पूरा आपको ट्रांस हिमालय दिखाई देता है, यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालय दिखाई देता है। कहने का मतलब कि उत्तर भारत के मैदान को, सॉरी उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण में बांटने पर सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर आप देखते हैं महान हिमालय, इसको हिमाद्री भी कहते हैं, ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, फिर हम कहते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय, फिर हम कहते हैं शिवालिक। यहाँ पे आपका एक प्रश्न बनता है, यहाँ पे एक आपका प्रश्न बनता है कि यदि आपसे पूछा है हिमालय, हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती है हिमालय, तो तीन भाग ही हम लोग हिमालय के मानते हैं। जो ट्रांस हिमालय, पार हिमालय है, इसको हिमालय से परे मानते हैं, हिमालय से बाहर का मानते हैं। इन तीनों को मिला के जो हम लोग हिमालय शब्द का प्रयोग करते हैं कि हिमालय क्या है, इन तीनों को मिला के हम लोग हिमालय शब्द का प्रयोग करते हैं। इन तीनों को मिला के हम लोग हिमालय शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर आपकी। दूसरा कौन सा मिलेगा आपको, दूसरा आपको मिलेगा महान हिमालय, तीसरा आपको मिलेगा मध्य हिमालय, और चौथा आपको मिलेगा शिवालिक। देखो बनाने के क्रम में एक बात ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा गैप दिख रहा है आपको, बट यहाँ पे जाके सब पास पास होते जा रहे हैं, और शिवालिक आपका सिक्किम के पास जाके विलुप्त हो रहा है, आगे तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे आपको उत्तर पूर्वी पहाड़ियां मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको उत्तर पूर्वी पहाड़ियां आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, बराबर। मैंने क्या बोला कि हिमालय पर्वत को या उत्तर भारत के जो पर्वतीय मैदान है, पर्वतीय क्षेत्र है, उनको यदि हम डिवाइड करते हैं तो कुछ चार भागों में डिवाइड करते हैं, ट्रांस हिमालय और हिमालय। हिमालय को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, क्या, पहले ट्रांस हिमालय,
और हिमालय। हिमालय को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। चलो इतना तो हमने पढ़ लिया फिजिकल, भैया ऐसी कोई जानकारी है, लेकिन क्या पता आपको इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? क्या आपको इनकी उत्पत्ति की जानकारी पता है? हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है? हिमालय की उत्पत्ति के लिए विभिन्न विद्वान विभिन्न विभिन्न मत देते हैं, हालांकि आपके टॉपिक का पार्ट नहीं है। देखो यदि आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको ऐसी उत्पत्ति वाली चीज कोई नहीं लिखी गई है, सिर्फ लिखा है भारत की भू आकृतिक भौतिक विभाग, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायरी पठार, 3 भाग आपको पढ़ना है। लेकिन हम लोग उत्पत्ति भी पढ़ेंगे, क्यों कि भाई एमपीपीएससी का भरोसा नहीं है, उत्पत्ति भी पूछ लेगा। यहाँ पे उससे फिजिकल पूछा है कि फिजिकल बताओ आप लोग क्या क्या उनकी विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे और भौगोलिक विशेषताओं मात पर जाके उस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है ना। और प्रयास यही करेंगे कि प्रत्येक में हम लोग कम से कम 150 वर्ड सब में लिख सके। ट्रांस हिमालय के लिए 150 शब्द लिख सके, मतलब कि 7 से 8 लाइन लिख सके। महान हिमालय के लिए 7 से 8 लाइन लिख सके, लघु हिमालय के लिए भी 7 से 8 लाइन लिख सके, शिवालिक के लिए भी 7 से 8 लाइन लिख सके। यदि आपका 2 नंबर में आ रहा तो आप कर सकते हैं, 7 में आएगा तो आप कर सकते हो, 10 में आएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो बात करते हैं लोग हिमालय की उत्पत्ति की। भैया हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, या उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई है? सबसे पहली बात हमारी यही होगी भैया, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने में आपको डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको कठिन शब्दावली प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। ना मैंने यहाँ पे नंगा पर्वत का यूज किया, ना नंदा पर्वत का यूज किया, ना मैंने माउंट एवरेस्ट का, ना वोल्टारो, ना सियाचिन ग्लेशियर का, किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? यदि एक एक शब्द का प्रयोग करूंगा तो वही चीज आपको लिखवानी भी है, नंबर 1। और यदि एक एक शब्द का प्रयोग करूंगा तो इन भारी शब्दों को आप सुनकर अपने माथे में सेट नहीं कर सकते हो, इसलिए आसान और सरल भाषा का प्रयोग करेंगे समझाने के क्रम में, ठीक है ना। जो हमारी रोटी बनाने की होती है ना, रोटी मम्मी बचपन में कैसे सिखाती है रोटी बनाना? अच्छा यहाँ पे जितने लड़के हैं, जितने भी लड़के क्लास में, खाना बनाना आता है कि नहीं आता आप लोग को? हाँ रोटी बनाना आती है ना, तो कितनी आसान भाषा में सीखते हैं हम लोग, तो वैसे ही हम लोग आसान भाषा में जैसे सीखेंगे। मम्मी तो गाली भी देती है कभी कभी, ठीक है ना, कि सीख ले, पढ़ाई कर जाके नाक कटवाएगा। चलो उत्तर भारत के पर्वतीय मैदानों की उत्पत्ति, मैंने कहा कि पर्वतीय मैदानों की उत्पत्ति के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विभिन्न मत दिए हैं, बहुत अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए गए हैं। इनमें से एक सबसे फेमस मत जो आपका है, सबसे आधुनिक और फेमस मत है, वो है आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसको कुछ समय पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आपको हिंट दे चुका था कैसा क्या होने वाला है, ठीक है ना। एक बहुत पुराना मत है कोबर महोदय का। हालांकि कोबर महोदय ने, सुनना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, हालांकि कोबर महोदय ने हिमालय की उत्पत्ति की बात नहीं की है, हिमालय की उत्पत्ति की बात नहीं की है, लेकिन इन्होंने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की बात की है। वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन के उत्पत्ति की बात की है, वलित पर्वतों के उत्पत्ति की बात की है। अब फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत होते क्या है पहले वो बात सुनो। और जब इन्होंने कोबर महोदय ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की बात की है, तो उसी में एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने हिमालय पर्वत का भी बात कही है, क्योंकि हिमालय पर्वत भी क्या है हमारा, वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है ना। तो जब भी हिमालय की बात आती है हम इन दो सिद्धांतों को मुख्य रूप से पढ़ते हैं, जिसमें कोबर महोदय का सिद्धांत होता है वलित पर्वत उत्पत्ति का सिद्धांत, और आधुनिक सिद्धांत जो हो गया कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांत को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोग कोबर के वलित पर्वत के सिद्धांत से, कोबर महोदय के। देखो एक शब्दावली बोलने का तरीका होता है, आपने पिछले कई दिनों से देखा होगा, किसी भी भूगोलवेत्ता का नाम लेता हूँ, किसी व्यक्ति का नाम लेता हूँ मैं, तो कोबर महोदय, महोदय बोलता हूँ मैं। महोदय क्यों? जो लोग की लेखन शैली होती है ना, जो एक रिसर्चर्स पीएचडी वाले होते हैं, पीएचडी वाले, वो लोग इन शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ऐसे में क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है हमारा, उनके प्रति सम्मान जागता है, ठीक है ना।
जब भी बात करें तो कोवर, ऐसा मतलब कोवर अंकल, तो कोवर अंकल मजाक में बोलते हैं, कोवर लिख देते हैं हम लोग, जर्मनी के वैज्ञानिक ऐसे वैसे, बट कोवर महोदय इंट्रोडक्शन देते हैं हम लोग, कोवर महोदय। तो क्या करेंगे, हमेशा शब्द लिखेंगे कोवर महोदय। कोवर क्या है, व्यक्ति का नाम है बेटा, कोई वो नहीं है। कोवर महोदय का वलित पर्वत उत्पत्ति का सिद्धांत। इसी को एक अन्य नाम से और जानते हैं, इसी को एक अन्य नाम से और जानते हैं, भूसन्नति द्वारा। एक मिनट, प्रॉपर नाम देख लो मैं क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर भूसन्नति कुछ बोलते हैं, जियो सिंक्लाइन फोल्डेड माउंटेन इरोजन। हिंदी में क्या बोलते हैं वो देख लो एक बारी, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, कोवर का भू सन्नति सिद्धांत है क्या चीज, देखो है क्या चीज, आपको ये समझना है। यहां तक आपको मेरी आवाज क्लियर है, मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना। अब मत लिखो, अब आपको लिखना बंद कर देना, अब नहीं लिखना आपको, मैं आपको लास्ट में सब लिखवाऊंगा, अब छोड़ दो लिखना, पेन कॉपी साइड रख दो, सिर्फ सुनना है आपको, एक एक बात सुनना है। आपने कभी रस्सी वाला खेल खेला होगा, या आपने कभी रोटी बनाई, मैं रोटी की बात कर रहा था, आपने कभी आटा गूंथा होगा। आप लोग आटा गूंथते हो, जब आप आटा गीला हो जाता है उसको ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा पास पास लाते हैं, आटा गूंथते हो, मुक्के उसमें मारते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे दबाते हो उसको, जब उसको पास लेके आते हैं तो आप उसमें देखते हो कि ऐसे कुछ बलन पड़ते हैं, जैसे आटा पड़ा हुआ है पूरे में, आप इसमें क्या कर रहे हो, यहाँ से फोर्स लगा रहे हो और आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, तो आटे में कुछ ऐसे, जब आटा पास पास आता है कुछ ऐसा आता है, इसमें कुछ फोल्ड पड़ जाते हैं, पड़ जाते कि नहीं, कुछ इसमें फोल्ड पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे से मोड़ पड़ जाते हैं, इसी फोल्ड को मान लो वलित पर्वत मान लो हम लोग इसको, क्या वलित पर्वत है, ठीक है ना। इतना तो आपको याद है, इतना आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, हाँ या ना, इतना आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, कि आपने आटा गूंथा होगा कभी तो रोटी बनाने के लिए, मैंने क्या बोला, आटा गूंथते हैं, उसमें पानी डालते हैं, मिलाते हैं, उसमें जब दबाते हैं हम लोग तो कुछ ऐसे फोल्ड पड़ जाते हैं, मान लो इसी को वलित पर्वत कहते हैं। ऐसे ही कुछ सिद्धांत इनका है, इनने भी रोटी बनाना सीखा था, कैसे, अब सुनो। भूसन्नति क्या होती है, मैंने कल आपको बता दी थी, भूसन्नति क्या होती है, दो महाद्वीपीय भागों के मध्य स्थित छिछला समुद्री क्षेत्र, दो स्थल खंडों के मध्य, मैं क्या बता रहा हूं, भूसन्नति क्या होती है, यहाँ पे भूसन्नति शब्द आया, भूसन्नति क्या होती है, दो, एक मिनट, भूसन्नति क्या होती है आपकी, देखो भूसन्नति क्या होती है, पहले भूसन्नति आपको आना चाहिए, यदि आपको भूसन्नति आ गई ना तो आप फिर रोटी बनाना भी सीख जाओगे आज, ठीक है ना। दो स्थल खंडों के मध्य, दो स्थल खंडों के मध्य स्थित, दो स्थल खंडों के मध्य स्थित छिछला सकरा जल समुद्री क्षेत्र, छिछला सकरा समुद्री क्षेत्र, छिछला मतलब कि वो ज्यादा गहरा नहीं है, ठीक है ना, सकरा मतलब कि जो ज्यादा चौड़ा नहीं है, छिछला, लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुनते चलना, छिछला, अरे भाई, छिछला सकरा समुद्री क्षेत्र, दो स्थल खंडों के मध्य स्थित छिछला सकरा समुद्री क्षेत्र भूसन्नति कहलाता है। अब कोवर महोदय कहते हैं, कोवर महोदय कहते हैं कि जब पृथ्वी सिकुड़ रही थी, आपको याद है कल, अब देखो आपकी पुरानी क्लासेस आज काम में आने वाली है, अब मैंने इतना माथा क्यों खपाया आपके साथ, आज वो चीज काम में आएगी। आपको याद है शुरुआत में मैंने आपको बताया था, पृथ्वी अपनी मूलतः किस अवस्था में थी, पृथ्वी अपनी मूलतः रक्त तप्त अवस्था में थी, ठीक है नहीं। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी मूलतः कैसे थी, पृथ्वी मूलतः अपनी रक्त तप्त अवस्था में थी, द्रव अवस्था में थी, बहुत गर्म थी और द्रव अवस्था में थी, बहुत गर्म थी और द्रव अवस्था में थी। लेकिन जैसे जैसे ठंडी हो रही थी, जैसे जैसे ठंडी हो रही थी, इसमें क्या हो रहा था, सिकुड़न हो रही थी, इसमें क्या हो रहा था,
सिकुड़ रही थी और एक अपना गोल आकृति ले रही थी। अब बताओ, कोई चीज सिकुड़ेगी, कोई चीज सिकुड़ेगी, सुनना, कोई फैली हुई चीज, फूली हुई चीज अच्छी, वो सिकुड़ेगी तो उसमें क्या पड़ेगी, दरारें पड़ेगी। कैसे पड़ेगी समझना बात। अभी जो फूला हुआ है, अभी सिकुड़ रही है। पृथ्वी पहले कैसे थी? पृथ्वी शुरुआत में रक्त तप्त अवस्था में थी, अर्थात द्रव अवस्था में थी। कुंवर महोदय बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, कुंवर महोदय बताते हैं कि पृथ्वी शुरुआती अवस्था में रक्त तप्त अवस्था में थी, लेकिन जब पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में आ रही थी, पृथ्वी संगठन बढ़ रहा था, संगठक बढ़ रहे थे, ठोस अवस्था में आ रही थी, तभी क्या होता है, तभी क्या होता है, स्थल खंडों में दरारें पड़ जाती है। तभी क्या होता है, पृथ्वी के स्थल खंडों में दरारें पड़ जाती है। मान लो जी आपका मैप है, ये कोई स्थल खंड है, इसमें क्या हो गया, सिकुड़न आई, इसमें क्या आया, सिकुड़न आई, तो इसमें क्या होगा, दरारें पड़ गई। इसमें क्या हुआ, कुछ दरारें पड़ गई, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, दरारें पड़ गई। उन दरारों में समुद्र का जल भर गया और भूसन्नतियों का निर्माण हुआ। उन दरारों में समुद्री क्षेत्र का जल भर गया और छिछली भूसन्नतियों का निर्माण हुआ। अब मान लो कि इस वाले की बात करें, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पार्ट का हम बनाते हैं भाई, एक स्थल खंड है आपका, एक ए स्थल खंड है, और यहाँ पे क्या हुआ, छिछली भूसन्नति का निर्माण हो गया। कुछ समय पश्चात इन दोनों स्थल खंडों से, कुछ समय पश्चात जब अधिक वर्षा होती है या अवसाद निक्षेप होते हैं, तो इन दोनों स्थल खंडों से अवसादों के निक्षेप के द्वारा जो मध्य का छिछली भूसन्नति बची थी, ये भरने लगती है। मैंने क्या बोला, कुछ समय पश्चात दोनों स्थल खंडों के अवसादों से जो बची हुई भूसन्नति थी वो भरने लगती है। अब गौर से सुनना, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊ इसको, देखो, मान लो एक स्थल खंड था, एक भूसन्नति थी, स्थल खंड था, ठीक है ना। ये आपको क्या है, स्थल खंड, एक है आपका स्थल खंड, एक है आपकी छिछली भूसन्नति। तो आपको शुरुआती बात समझ में आई कि भूसन्नति का निर्माण कैसे होता है। कैथिस सागर, जैसे हम लोग बोलते कैथिस सागर, वो लोग प्लेट विवर्तन में शब्द यूज करते हैं। कैथिस सागर शब्द प्लेट विवर्तन सिद्धांत में यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे किसी सागर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इस बात को दे देना। ये आप कोवर महोदय को पढ़ रहे हो, कोवर अंकल को, ठीक है ना। चलो, तो भूसन्नतियों का निर्माण होता है। मैंने क्या बताया आगे जाके, इन स्थल खंडों से नदियों द्वारा या विभिन्न माध्यमों से यहाँ पे अवक्षेप लाए जाते हैं, अवसाद लाए जाते हैं, और यहाँ पे निक्षेप किए गए। जब निक्षेप किए गए तो यहाँ पे अवसाद भरना शुरू हो गए, यहाँ पे अवसाद भरना शुरू हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे अवसाद भरना शुरू हो गए। अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जैसे मेरे पास एक पेज रखा हुआ है, इस पेज के बीचों बीच में यदि मैं सामान रखता जाऊं तो पहले क्या होगा, पहले इसमें क्या होगा, नीचे की ओर झुकाव पड़ेगा। सुनना गौर से, मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे एक पेज रखा हुआ मेरे पास, मैं इस पेज में सामान रखता हूँ तो पहले क्या होगा, नीचे की तरफ झुकाव पड़ेगा, तो ये भूसन्नति थोड़ी गहरी सी होगी, हो जाएगी नहीं। लेकिन बाद में क्या होगा, जब इसमें सामान बढ़ता जाएगा तो जो मेरे हाथ का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का है, देखो दोनों हाथों का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, ये डिस्टेंस पास आता जाएगा कि नहीं, ऐसे ऐसे होगा, ऐसा होता जाएगा। देन जब इसमें डिस्टेंस में कमी आएगी, जब ये दोनों किनारे पास पास आएंगे, तो यहाँ पे जो अवसाद भर गया था, इस अवसाद में क्या होगा, फोल्ड होगा, वलन पड़ेगा, और ऐसे ही करके इन बलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, इन बलित पर्वतों का निर्माण होता है। आई मेरी बात समझ में। तो कुंवर महोदय क्या बोलते हैं, शुरुआत से सुनना, पूरी बात मैंने कहा। कुंवर महोदय बोलते हैं कि पृथ्वी आरंभिक अवस्था में अपने द्रव अवस्था में रक्त तप्त अवस्था में थी। जब पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप या कठोर स्वरूप में आ रही थी, तो सिकुड़ने के दौरान उसमें कई दरारें बनती हैं, जिसमें समुद्री जल भर जाता है, जिसको कुंवर महोदय ने भूसन्नति नाम दिया। यहाँ पे हमने एक भूसन्नति का एग्जाम्पल देके बताया, मैंने नहीं बोला कौन सी भूसन्नति है। आप देखते हो एक हिमालयन भूसन्नति आपको दिखेगी, आप यहाँ पे बताएंगे आपको, एक हिमालयन भूसन्नति आपको दिखेगी, यहाँ पे रॉकीज और एंडीज भूसन्नति आपको दिखेगी, यहाँ पे आपको आल्पस भूसन्नति दिखेगी आपको। ऐसे विभिन्न भूसन्नतियों को वो एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं, ठीक ना।
कुछ समय पश्चात होता क्या है, कुछ समय पश्चात इन भूसन्निधियों में आसपास के स्थलखंडों से अवसाद लाकर निक्षेप कर दिए जाते हैं, अवसाद लाकर निक्षेप कर दिए जाते हैं, जिससे भूसन्निधियों में भराव होता है। और जैसे ही भूसन्निधियों में भराव होता है, जैसे ही भूसन्निधियों में भराव होता है, उसकी तली में दबाव डलने लगता है, भूसन्निधि की तली में दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से स्थलखंड आसपास आने का प्रयास करते हैं, और भरे हुए अवसादों में और निक्षेपित अवसादों में बलन उत्पन्न होता है, और इन्हीं बलन के परिणाम स्वरूप, इन्हीं बलन की लगातार प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से कोवर महोदय बताते हैं कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिमालय पर्वत क्या एक वलित पर्वत है, तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है, भूसन्नति के माध्यम से हुई है। रॉकीज पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है, भूसन्नति के माध्यम से हुई है। एंडीज पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है, भूसन्नति में बलन के माध्यम से हुई है। आपके आल्पस की कैसे हुई है, इसी प्रकार से हुई है। अब बताओ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब भाषा का खेल हम लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किसी कुछ डाउट तो नहीं यहाँ तक पूछे? क्लास में जितने भी बच्चे बैठे सब लोग बोले हाँ है ना। एकता जैन, अंकिता साहू, जितेंद्र, संजना पटवा, और कौन है क्लास में? यहाँ से दिखता है मुझे क्लास में कौन कौन है। सुजीत, सिद्धांत रघुवंशी, आरती जाट, प्रिया खरे, प्रीति, चलो मैं खुद बैठा हूँ साथ में आपके, ठीक है ना। तो मैंने बहुत सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग क्या देखते हैं, इस प्रकार से वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। लेकिन कोवर महोदय, अब देखो इसकी कमी भी तो चाहिए अपन को। कोवर महोदय ये बताना भूल जाते हैं कि सभी पर्वतों की आयु भिन्न भिन्न है। जैसे कि हमारे अरावली पर्वत प्राचीन पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, बिंद और सतपुड़ा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कई पर्वतों की उत्पत्ति नहीं बता पाते हैं, इसलिए कोवर महोदय का ये सिद्धांत मान्य नहीं हो पाता है। इसके बाद आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आता है, जो कि सर्वमान्य सिद्धांत होता है। क्या आता है? प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं, जो कि सर्वमान्य सिद्धांत होता है। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से प्रश्न फंसता ही है। हालांकि इस बार का जो सिलेबस आपको बनाया गया ना, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, ठीक है ना। बट अपन को पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इसको अपन को इंडिया के स्तर पर पढ़ना है, विश्व स्तर पे जाने नहीं है अपन को, बस समझने के लिए विश्व स्तर पे जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोग कुछ इसकी चर्चा की थी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की। पिछली क्लास में ही हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की। तो वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको मैंने बताया था कि मान लो एक वर्ल्ड का मैप बना रहा हूं मैं। आपको बताया था कि शुरुआती दौर में ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ 7 महाद्वीप हमको देखने को मिलते हैं, 7 महाद्वीप, देखो जब भी ऐसा मैप बनाऊं ना, इसमें एक चीज ध्यान देना, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है मेरे लिए और आपके लिए, और ये आपका 0 डिग्री देशांतर है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और आप लोग भी इस तरीके का मैप बनाना सीखना, कला होती है ये। मैं दिखाऊं, अब जो बॉक्स कला नहीं है आपका, इसके अंदर जो बनाने जा रहा हूं ना, वो एक कला है, ठीक है ना। और हाथ से बनाने का मैप यही फायदा होता है कि मेरे साथ पढ़ने वाले भी सीखते हैं। चलो, तो मैं बता रहा हूँ प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। शुरुआती दौर में कहा गया कि जो हमारे 7 महाद्वीप है, सभी एक साथ एक ही पिंड के रूप में संगठित थे, सभी एक साथ एक ही पिंड के रूप में संगठित थे। अर्थात हमारा जो स्थल मंडल है पूरा एक साथ था, जिसे हम लोगों ने क्या एक महान महाद्वीप या पेंजिया नाम जिसको हम लोग देते हैं, जिसको हम लोग क्या महान महाद्वीप या पेंजिया के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या महान महाद्वीप या पेंजिया के नाम से जानते हैं। और इसके चारों ओर फैले हुए सागर को पैंथालासा समुद्र का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पैंथालासा समुद्र का नाम देते हैं। कुछ समय पश्चात, कुछ समय का मतलब यहाँ पे 1-2 साल नहीं है, कुछ समय मतलब अरबों साल पश्चात, कुछ साल पश्चात, लाखों वर्ष पश्चात, इस पेंजिया महाद्वीप में कुछ अंतर्वर्ती और कुछ बहिर्वर्ती क्रियाओं के कारण, कुछ आंतरिक बल और कुछ बाह्य बल के कारण, क्रिया के कारण इस पेंजिया में क्या होता है, दरार आती है और 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इस पेंजिया में क्या आती है,
दरार आती है और दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग को हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। और बीच में निर्मित दरारीय भाग में जो भूसन्नति निर्माण होती है उसको लोग 33 भूसन्नति का नाम देते हैं। उसको लोग क्या 33 भूसन्नति का नाम देते हैं। 33 भूसन्नति का नाम देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कल इकोनॉमिक्स की क्लास मैंने की थी G20 टॉपिक पे, क्या आप लोग को पसंद आई थी वो क्लास? क्योंकि आगे भी बढ़ना है तो आप लोग के फीडबैक के बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, कि नहीं? चलो, 33 भूसन्नति नाम देते हैं। कुछ और समय पश्चात क्या होता है, आपके जो अंगारा और गोंडवाना लैंड होते हैं इनमें भी दरारें पड़ती है, इनमें भी दरारें पड़ती हैं और बहुत सारे भागों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। और आप देखेंगे इन्हीं से अंगारों को भी लॉरेसिया भी बोलते हैं। अंगारा लैंड को लॉरेसिया नाम भी देते हैं। परेशान मत होना आप लोग, आपने लिखा ना लॉरेसिया, इसको लॉरेसिया ही बोलते हैं, बट सबसे प्रॉपर नाम है अंगारा लैंड। चलो, ठीक है ना। कुछ समय पश्चात जाके अंगारा लैंड भी कुछ भागों में बढ़ जाता है और गोंडवाना लैंड भी कुछ भागों में बढ़ जाता है। देन आप लोग देखते हैं इन फ्यूचर, मतलब कि कुछ समय पश्चात क्या होता है, जो हमारे लिए यहां से क्या हुआ भाई, यहाँ पे टूटा अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे आपको दिख रहा है यूरेशिया महाद्वीप, यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। और इंडिया का प्रवाह उत्तर पूर्व की तरफ होते हुए इंडिया भारतीय, अगर यही पे यही चीज काम की अपनी, ये चीज समझना, भारतीय प्रायद्वीप का प्रवाह, भारतीय प्रायद्वीप का प्रवाह उत्तर पूर्व की तरफ होते हुए जाके यूरेशिया महाद्वीप से जाके टकरा जाता है। किससे? यूरेशिया महाद्वीप से जाके टकरा जाता है। और इसी यूरेशिया महाद्वीप से जब टकराव उसका होता है तब जाके हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, तब जाके हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। यहाँ तक मेरी सरल भाषा में आप लोग को बातें समझ में आई, थोड़ा और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने का शुरुआत करते हैं, थोड़ी और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करना शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने क्या बोला कि भाई शुरुआत में सब एक साथ थे, फिर अलग अलग हो गए, पेंजिया पैंथालासा नाम दिया, अंगारा गोंडवाना लैंड नाम दिया, सॉरी अंगारा और गोंडवाना लैंड नाम दिया। देन हम लोगों ने क्या किया, उसको और तोड़ा, तो हमारे जो अब देखो प्रवाह की दिशा क्या थी क्या नहीं थी वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको विश्व स्तर पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ इंडिया के स्तर पे जाना है। और इंडिया के स्तर पे जब जाएंगे आप तो पढ़ेंगे कि भारतीय प्रायद्वीप का जो भाग था, भारतीय टुकड़ा था इंडो ऑस्ट्रेलियन, इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक भाग तो टूटकर ऑस्ट्रेलिया इस तरफ चला गया, दक्षिण पूर्व की तरफ चला गया, और एक भाग टूटकर आपका उत्तर पूर्व की तरफ गया, जिसको भारतीय प्लेट के नाम से जानते हैं, और यूरेशिया महाद्वीप से टकरा गया। जैसे यूरेशिया महाद्वीप से टकराता है तो यहाँ पे जो टकराव की वजह से वलन पड़ता है, फोल्ड पड़ता है अवसादों में, उन अवसादों से वलित पर्वत की उत्पत्ति होती है, उन अवसादों से वलित पर्वत की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। इतना आपने इसको समझा, बस इससे आगे में नहीं जाना है। अब देखते हैं मैंने क्या बोला, ये आपका क्या है, यूरेशिया महाद्वीप है, ठीक है ना। ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती है और जाके इससे टकरा जाती है। अब आपको पता है कि अब देखो यहाँ से कोवर की कमी क्या निकालती, कोवर क्या बोलते हैं कि भूषण नदी पहले से थी और उसमें अवसाद पड़े थे, उनमें बलन हो गया। अब आप देखते हो वर्तमान में भी हिमालय की हाइट बढ़ रही है, इसलिए प्यूलेट विवर्तक सिद्धांत बोलता है कि कुछ अंतर्जनित कारक होते हैं और कुछ बहिर्जनिक कारक होते हैं जो कि इन प्लेटों को गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। बहिर्जनिक कारक होते हैं जो कि इन प्लेटों की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। अंतर्जनिक कुछ कारक होते हैं, कुछ बहिर्जनिक कारक होते हैं जो कि इन प्लेटों की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। बस अभी भी आप देखते हैं कि भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ रही है। इसके साक्ष्य कैसे मिलते हैं, आप सुनना मेरी बात को, मैं अलग अलग तरीके से चित्र बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। मैंने क्या बोला, ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी, ये आपकी
यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है ना। यहाँ पे आपका समुद्री भाग था, ये आपकी इंडियन प्लेट चली आ रही थी, ये आपका इंडियन प्लेट चली आ रही थी, ठीक है। जो आपका क्या समुद्री भाग है, ये क्या आपका यूरेशियन प्लेट है। फिर से सुनना, ये यूरेशियन प्लेट है आपकी, ये भारतीय प्लेट है आपकी, और ये समुद्री भाग है, ठीक है ना। भारतीय प्लेट इसकी तरफ बढ़ती आ रही थी, ए प्लेट इसकी तरफ आ रही थी। आपको बताया था जब हम लोगों ने भूगर्भ कालक्रम पढ़ा था, भारतीय प्लेट प्रायद्वीपीय भाग, दक्कन ट्रैप लावा से बना हुआ है। जब लावा बेसाल्टिक लावा से बना हुआ तो भारी थी, जब भारी थी तो भारतीय प्लेट क्या होती है, भारतीय प्लेट क्या होती है, भारतीय प्लेट यूरोपियन प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट यूरोपियन या यूरेशियाई प्लेट के नीचे, यूरेशियाई प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। छेपित मतलब कि सबडक्ट हो जाती है, नीचे की तरफ जा रही है। देखो ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये आपकी भारतीय प्लेट है। जब नीचे आ रही है, भारतीय प्लेट भारी होने की वजह से यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। अब सबडक्ट हो रही है तो यहाँ पे एक सिंक्लाइन बन रही है। यहाँ पे आप गौर से देखोगे, जब दो ही चीजें ऐसे जुड़ रही है कुछ, तो यहाँ पे कुछ गैप बन रहा है। इनमें जब अवसाद भरते हैं, यहाँ से लाए गए अवसाद और यहाँ से लाए गए अवसाद, इन दोनों से लाए गए अवसाद जो बनते हैं उनमें जाके बलन होता है और पर्वतों का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे तिब्बत का पठार आपको दिखता है इस वाले भाग में, सॉरी गौर से देखना। अब यहाँ से एक एक चीज समझना, यहाँ से आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप में मिल जाए, आप लोग परेशान हो सकते हैं। समझना बात को मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मैंने बोला ये आपकी भारतीय प्लेट, यूरोपियन सॉरी ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये आपकी भारतीय प्लेट आके इसके नीचे चली जाती है। यहाँ पे आपका बाहर समुद्री भाग, यहाँ अब यहाँ से हम आपको सतपुड़ा की उत्पत्ति, विंध्य पर्वत की उत्पत्ति सब बताने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एमपी भूगोल भी पढ़ना है, और एमपी भूगोल इस कदर से पढ़ना है कि आपका यहीं पे कवर शुरू हो जाए, ठीक है ना। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए आपकी एमपी भूगोल की। ये कौन सी आपकी यूरोपियन प्लेट है, ये आपकी भारतीय प्लेट है। सुनना गौर से, मैंने बोला भारतीय प्लेट भारी होने की वजह से यूरोपियन प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। यूरोपियन प्लेट के नीचे छेपित होने की वजह से ये अंदर जाके पृथ्वी के अंदर, आपको पता है पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाते हैं तो तापमान बढ़ जाता है और इतनी गर्मी होती है कोई भी चीज वहां पहुंच जाए तो पिघल जाती है। क्या हो जाती है? पिघल जाती है, ठीक है ना। इतना याद रखो, पिघल जाती है। जैसे ही भारतीय प्लेट छेपित होती है, यहाँ पे अवसादों का जमा होने लगता है। यहाँ से अवसाद आते हैं और यहाँ से भी अवसाद आते हैं, आपके दोनों तरफ से अवसादों का जमा होने लगता है। साथ ही साथ भारतीय प्लेट आंतरिक भाग में जाकर गर्मी की वजह से पिघलने लग जाती है। जब गर्मी की वजह से पिघलने लग जाती है तो यहाँ का मैग्मा, यहाँ का मैग्मा कुछ इस तरफ जाता है, कुछ इस तरफ जाता है और कुछ इस तरफ जाता है। आप देखेंगे जब मैग्मा इस तरफ जाता है, और इसकी मोटाई इतनी ज्यादा होती है बाहर नहीं निकल पाता है, लेकिन जब इसके ऊपर जाता है तो इसको उठा देता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखते हैं तिब्बत का पठार आपको देखने को मिलता है। अभी आपको सारा मैप पे दिखाएंगे, आपको तिब्बत का पठार देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे जब इसमें फोल्ड पड़ रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ट्रांस हिमालय देखने को मिल रहा है। फिर आप देखते हैं आपको यहाँ पे एक और फोल्ड पड़ेगा तो महान हिमालय देखने को मिलेगा। फिर आप देखने को आएंगे तो आपको मध्य हिमालय देखने को मिलेगा। फिर आपको मिलेगा लघु हिमालय देखने को मिलेगा, जिसको हम शिवालिक बोलते हैं, सॉरी महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक आपको देखने को मिलता है। इस क्रम से फोल्ड पड़ते हैं और तीनों पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति होती है। मैंने क्या बोला? ये आपका ट्रांस हिमालय, ये आपका महान हिमालय, ये आपका मध्य हिमालय, ये आपका लघु हिमालय। अब आप बताओ यहाँ पे तिब्बत के पठार की उत्पत्ति कैसे हुई? इन ज्वालामुखी के माध्यम से दबाव पड़ा बेसाल्टिक लावा के माध्यम से, इसकी वजह से जाके इनकी उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पे उठाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे तिब्बत का पठार आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में आपको तिब्बत का पठार आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। फिर इनमें वलन होना शुरू होता है, तो यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इन आपको क्रमशः 3 हिमालय आपको देखने को मिलता है। अब और सुनना आगे, अभी और सुनना, और सुनना। तत्पश्चात होता क्या है, जैसे पहले इन दोनों से अवसाद यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे थे, अब इन्हीं अवसादों के माध्यम से यहाँ पे भी दरार पड़ेगी। जैसे आप सुनना, मैं उंगली, मेरी गौर से देखना, उंगली मैं गौर से दिखा रहा हूँ। जब मेरी उंगली जा रही है, यहाँ पे गैप पड़ते कुछ कुछ, यहाँ पे कुछ कुछ गैप आते हैं आपके लिए, आपकी जो यहाँ पे तो गैप आएंगे, देखना ये गैप आ रहा है कि नहीं, ये गैप आ रहा है कि नहीं।
जब गैप आ रहा है यहाँ पे तो बलन हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ गैप भी यहाँ पे बन रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे चटकन, यहाँ पे भी दरार आना शुरू होगी, यहाँ पे क्या होगी, आपकी दरार आना शुरू होगी। गौर से देखना, यहाँ पे क्या आपका दरार, यहाँ पे क्या आपका अवसाद जमा होने का गंगा का मैदान बन जाता है। यहाँ पे आपके अवसाद जमा होते हैं, पहाड़ों से लाए गए, इन पहाड़ों से लाए गए मैदान अवसाद, और इस क्षेत्र से लाए गए अवसाद। यहाँ से जो अवसाद लाए जा रहे वो अवसाद, और यहाँ से जो अवसाद लाए जा रहे नदियों के द्वारा, उन अवसादों के निक्षेपण से यहाँ से क्या होता है, आपका गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की उत्पत्ति होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की उत्पत्ति होती है, या हम सीधा कह सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नाम ना देके अभी यहाँ पे हम लोग क्या दें, उत्तर भारत के मैदानों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है कि हिमालयी अवसाद और प्रायद्वीपीय भाग की नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से क्या होता है, हिमालय सॉरी उत्तर भारत के मैदान की, उत्तर भारत के मैदान की उत्पत्ति होती है। उत्तर भारत के मैदानों की उत्पत्ति होती है। तो आप देखते हैं, यदि आप गौर से देखो, आपको पहला मैप बताया मैंने, आपको एक मैप बना के दिखाया था पहला, कहाँ गया, हाँ ए वाला। यहाँ पे आपने क्या देखा, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र देखे, फिर आपने उत्तर भारत का मैदान देखा। अब यहाँ पे देखते हैं आप लोग, यहाँ पे विंध्य क्रम की श्रेणी दिखती है, यहाँ पे आपको नर्मदा घाटी का फॉल्ट दिखता है, यहाँ पे आपको सतपुड़ा पर्वतमाला दिखती है, यहाँ पे ताप्ती फॉल्ट, ताप्ती भ्रंश आपको देखने को मिलता है, ताप्ती भ्रंश आपको देखने को मिलेगा। तो वही चीज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि इनकी उत्पत्ति भी इन्हीं क्रम में हुई है, इनकी उत्पत्ति भी आपकी इन्हीं क्रम में हुई। कैसे हुई है समझना बात को मेरी, जी आपको क्या था, गंगा का मैदान आपका था, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉल्ट पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, जब इसको झुकाव ज्यादा हो जाएगा तो इसमें दरार आएगी, इसमें टूटेंगे, इसमें फॉल्ट क्या है ज्यादा आएगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पे दरार आएगी, फॉल्ट होगा, यहाँ पे फॉल्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे फॉल्ट होगा तो ब्लॉक पर्वत के रूप में, ब्लॉक पर्वत के रूप में आप देखेंगे यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रृंखला, जो कि बहुत पुरानी थी, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत पुरानी थी, जिसको अब अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, ब्लॉक पर्वत। यहाँ पे आप देखते हैं, क्या देखते हैं, नर्मदा घाटी का फॉल्ट देखते हैं, फिर आपको सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत दिखता है, फिर आपको यहाँ पे ताप्ती फॉल्ट दिखता है, देन आपको यहाँ पे क्या दिखता है, सीधे पर्वत श्रृंखला में प्रायद्वीपीय भाग दिखता है, और आगे जाके समुद्र दिखता है। अब गौर से सुनना, मैंने इस चित्र को बनाया और एक इस चित्र को बनाया, अब इसको एक पेज में बना रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाए क्या बात है, क्या कहानी है। देखो मैंने बोला, ये मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 3D मॉडल बनाने जा रहे हो, समझना गौर से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये आपकी क्या है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखते होंगे मैप पे, आपको तिब्बत का पठार दिखेगा, क्या देखेगा आपको, यहाँ पे तिब्बत का पठार देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा, ट्रांस हिमालय के बाद आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे महान हिमालय देखने को मिलेगा, फिर आपको मध्य हिमालय देखने को मिलेगा, फिर आपको लघु हिमालय शिवालिक देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपको इतनी सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, उत्तर भारत का मैदान देखने को मिलेगा, उत्तर भारत का उत्तर भारत का आपको मैदान देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जो कि अवसादों से बना हुआ है। किन अवसादों से, जो कि उत्तरी पर्वतीय श्रृंखलाओं से बहती हुई नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद है उनसे, और प्रायद्वीपीय भारत से लाए गए अवसाद है उनसे। फिर आपको आगे जाके यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे एक विंध्य पर्वत श्रृंखला मिल रही है आपको, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे नर्मदा फॉल्ट दिख रहा है, नर्मदा नदी का भ्रंश दिख रहा है, फॉल्ट दिख रहा है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत दिख रहा है आपको, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक और फॉल्ट दिख रहा है, जो कि भ्रंश किस चीज का, आपका ताप्ती का भ्रंश है। फिर आपको यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत दिखेगा, और आगे जाके आपको बिल्कुल समुद्र दिखेगा। यदि आप उत्तर से दक्षिण देखो तो भारत की कुछ स्थल आकृति इसी क्रम में थी, भारत की कुछ स्थल आकृति इसी क्रम में थी, और इसी क्रम में हमने देख लिया कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत से सिद्धांत से
कैसे भारत की भूगर्भिक या भूभौतिक 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 दशाएं प्रभावित हुई है आपने यहां तक देख लिया कि किस प्रकार से प्लेट वर्तन सिद्धांत से भारत की भूभौतिक दशाएं प्रभावित हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग के डाउट, लेकिन सर यहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण भी तो हो सकता था, पर्वतीय क्यों बना? ठीक है डाउट। 2012 से मैकेनिज्म भी आया था, क्वेश्चन तिब्बत पठार की विशेषताएं आई थी। अब बहुत सारी चीजें आपको एक एक करके बताई जाएंगी। अभी आपको सिर्फ मैकेनिज्म दिखाया कैसे निर्माण हुआ है, अभी सिर्फ मैकेनिज्म दिखाया है कि कैसे इंजीनियरिंग लगी है, कैसे निर्माण हुआ है पूरे भारत का, ठीक है ना। ऐसे कुछ भारत दिखता है आपको कि नहीं? ऐसे कुछ दिखता है? तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत, गंगा के मैदान, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत, समुद्री भाग, ऐसे दिखता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ज्वालामुखी, हाँ अब ज्वालामुखी का निर्माण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब यहाँ से मैग्मा आया, सुनना, इस चित्र को गंदा नहीं करते हम लोग कि भाई ये बहुत मेहनत से बना हुआ है, इस पे आते हैं हम लोग। जब यहाँ पे मैग्मा आया, मैग्मा पिघला, इसको बोलते संवहनीय धारा का सिद्धांत। जो मैं आपको जोड़ रहा हूं ना, इसको संवहनीय धारा का सिद्धांत बोलते हैं, इसको मेंटल प्लूम बोलते हैं। अब आप लोग बोले सर मेंटल प्लूम क्या होता है? अब आप लोग डाउट में, इसलिए मैं इन शब्दावली का प्रयोग नहीं करता कभी। इनको मेंटल प्लूम कहते हैं। जब कोई प्लेट धरातल के अंदर की जाके पिघलती है, पिघलना शुरू होता है, लावा में बदलती है, उसको उस भाग को, उस प्रक्रिया को, उस भाग को या उस निर्मित लावा को मेंटल प्लूम के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मेंटल प्लूम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और यही मेंटल प्लूम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि एक एक शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। आपने बोला सर यहाँ से जब लावा ऊपर की तरफ गया तो ज्वालामुखी क्यों नहीं निकला? ज्वालामुखी बेटा इसलिए निकला क्योंकि इस भाले क्षेत्र में, इस भाग में आपको बहुत ज्यादा मोटापा दिख रहा था। ये आपका जो भाग था, ये आपका भाग था बहुत मोटी, जो यहाँ का स्थल मंडल है आपका, बहुत मोटा स्थल मंडल है। जब स्थल मंडल मोटा है तो लावा, एक तो यहाँ से ऊंचाई बहुत हो गई, तो लावा यहाँ के आगे ठंडा होता गया और जमता गया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आपको ज्वालामुखी नहीं दिखते हैं। लेकिन यदि आप देखो तो ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित भूकंपीय गतिविधियां, आप आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे, तो आपको भूकंपीय गतिविधियां आपको हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। आपको हिमालयी क्षेत्रों में भूकंपीय गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आप सोचो, आपके प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप क्यों नहीं आ रहे? अब देखो, आप कहीं आपको जमीन के अंदर कहीं भूकंप दिखाई दे रहा है? कहीं यहाँ पे कहीं आपका मेंटल प्लूम बन रहा है आपके अंदर प्रायद्वीपीय भारत के आसपास? बताओ, यहाँ से लेके इस क्षेत्र में कहीं आपका मेंटल प्लूम बन रहा है क्या? इस क्षेत्र के अंदर कहीं मेंटल प्लूम का निर्माण हो रहा है आपका? नहीं हो रहा है। इसलिए आप लोग क्या बोलते हो? प्रायद्वीपीय भारत आपको क्या स्थिर भाग है, प्रायद्वीपीय भारत क्या आपका स्थिर भाग है। लेकिन आप देखो यहाँ पे मेंटल प्लूम बन रहा था आपका, बन रहा था कि नहीं? इसलिए हिमालयी क्षेत्र में क्या रहा था कि भूकंप आते हैं हमेशा। और भूकंपीय दृष्टिकोण से क्या है? भूकंपीय दृष्टिकोण से क्या है? वो क्या बोलते हैं शब्द को? भूकंपीय दृष्टिकोण से असुरक्षित क्षेत्र है कि नहीं? हमेशा यहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र है। भूकंपीय दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र हमारे हिमालयी क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे ज्वालामुखी क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ के स्थल मंडल की मोटाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ज्वालामुखी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है ना। यदि ज्वालामुखी आएंगे ना, हिमालय ऐसे उड़ जाएगा, फुट, जैसे आपका अनारदाना फटता है ना तो पूरा उड़ जाता है अनारदाना, वैसे ही यहाँ तक उड़ जाएगा। अब ये बताओ, आपको सब लोग बताना, कमेंट सबके आना चाहिए। आसान भाषा में मैंने आपको समझाया, यहाँ तक बात समझ में आई? यदि बात समझ में आई है तो आप लिखना शुरू करेंगे, और एक एक चित्र लिखने के साथ साथ बनवाऊंगा मैं आपको। फिर से लिखना शुरू करना है आपको। हेडिंग डालो भारत। आप हेडिंग तो डाल ही चुके हैं ना पहले ही, हेडिंग तो आप लोग पहले ही डाल चुके हैं। कहां गई? भारत के भू आकृति विज्ञान, भारत का भू आकृति विज्ञान, हेडिंग डाल चुके आप लोग। जितेंद्र ध्रुवे जी, बहुत बढ़िया। चलो, आप लोग को समझ में आया था, ये मेरी कामयाबी है। लेकिन दूसरी कामयाबी, मुख्य कामयाबी तब होगी जब एग्जाम हॉल में प्रेजेंट कर सकोगे। और इतना भी मैं बोल सकता हूँ, देखो इतने अच्छे से मैंने आपको समझा दिया ना। यदि आप चाहो ना, यदि मैं ना लिखवाऊं, इतना कॉन्फिडेंस मुझे आ गया है आज, यदि अब मैं ना लिखवाऊं ना, तो आप लोग खुद से लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तरीका आ गया, प्लेटों के नाम आ गए, एक दो शब्दावली आ गई है,
बस एक बार आपको रीड करना होगा, रीड कर लो ना आप लोग कहानी है भाई, ऐसा हुआ था, ये प्लेट यहाँ खिसकी थी, वो प्लेट वहां खिसकी थी, इसका ऐसा नाम आया था, ऐसे पर्वत का निर्माण हुआ था, वलित पर्वत ऐसे बनते हैं, ऐसा होता है, भ्रंश वहां पे बना था, ज्वालामुखी वहां बन रहे थे, आप अपने आप लिख सकते हो। आपको याद होगा 8वीं 9वीं क्लास में हम लोग मैथ पढ़ते थे, वहां पे रेखा गणित पढ़ते थे कि नहीं? या फिजिक्स में आप लोगों ने अब 11 12 में आपने फिजिक्स पढ़ा हो तो वहां पे हमने लेंस पढ़ा होगा। तो पढ़ते हैं कि जब कोई किरण फोकस से आती है और दर्पण पे जाती है, अनंत पे जाके अपना प्रतिबिंब बनाती है।